ओम। 7 हुए थे, 8 हुए थे? 7 हुए थे। तो 8वां श्लोक है। जी। हाँ, जो गृह कार्य, आपकी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट। जी हमको गृह कार्य दिया था आपने, देशांतर संस्कार करके स्पष्ट ग्रहानयन निकालना था, परिधि आनयन निकालना था। स्पष्टग्रहणेन। परिधि आनयन, परिधि परिधि निकालनी थी। किसकी? पृष्ठ श्लोक संख्या 38 में जो दी गई है ना, पहले उसको अध्याय हमको, की। जी तो वो एक उदाहरण से समझा दीजिए जी, उसमें समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट। श्लोक संख्या 60 मध्यमाधिकार जी। मध्यमाधिकार में श्लोक संख्या 60 है। 60 जी। जी रंभज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिस्वकः तेन देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्तिर्विभाजिता। ये नहीं आया समझ में? ये किसी भी ग्रह की निकालनी थी तो हमको वो किसी भी समझाना ग्रह था। की नहीं, ये भू की है। अर्थात आपने ऐसा बोला था जी, किसी भी ग्रह के रूप में देशांतर संस्कार करके पुनः निकालना है। अपने अक्षांश की निकालनी है भूपरिधि। हाँ, अपने अक्षांश की भूपरिधि निकालनी है। तो तो वो नहीं आ रही थी। ये रंभज्या जो है, मैंने उस दिन चित्र खींच के बताया था। जी 1 मिनट ठहरो। एक मिनट ठहरो, प्रोग्राम को रखो जे। जी आज के पाठ में भी इसकी आवश्यकता है, तो एक साथ मैं समझा रहा हूँ, जी अच्छे से समझना। जी ठीक है, एक तो है एक सर्कल। जी एक मिनट, ये शेयर क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ये है सर्कल। जी ये इसका केंद्र है। उस केंद्र से ये है त्रिज्या। जी ये भी त्रिज्या। जी ये एक रेखा हमने खींची, ठीक है। जी यहाँ ये जो है ना, जी ये लंबकोण है, यानी 90 डिग्रीज। जी समझ में आया ना? हाँ जी अब यहाँ जो परिभाषाएं है, अपनी प्राचीन गणित कहे, प्राचीन ज्योतिष कहे,
ठीक है। जी ये थोड़ा सा एक गलत खींचा गया। ये जितना एंगल ये बन रहा था ना, जी उतना ही ये भी मानना है। जी अब मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ खींचने में। ठीक है, ये जितना है ना, उतना जी ये भी ऐसा मान के चलना। जी ये शुरू क्यों गया? ठीक है, ये कुछ गड़बड़ ही हो गया मामला। ये एक मिनट। एक तो है ये, ठीक है, जी एक तो है ये। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जी अब ये समझना है, एक ये तो है त्रिज्या, ये दोनों भी त्रिज्या है। जी ये यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। जी सामान्य भाषा में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहेंगे चाप। क्या कहेंगे? चाप ये पूरा जो लंबा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी किसी भी सर्कल को किसी रेखा से काट दे तो वो रेखा जो है ना, उसको ज्या कहते हैं। जी पर ज्योतिष की परिभाषा में चापार्ध ज्यार्ध ही और लिए जाते हैं, और ये एंगल भी जो है ना, अंश आधे ही अंश लिए जाते हैं। जी तो यहाँ क्या हुआ, ये त्रिज्या है, और ये सामने से ऊपर से यहाँ तक जो आ रहा है ना, ये ज्या है, जी और ये नीचे जो है ये लंबज्या है। जी यहाँ से ये वृत्त तक जो ये बचा हुआ है ना, इसको उत्क्रमज्या भी कहते हैं और शर भी कहते हैं। जी ठीक है, नीचे वाले को लंबज्या भी कहते हैं, कोटिज्या भी कहते हैं। जी ठीक है, जी ये ज्या कहते हैं, इसको जीवा भी कहते हैं। ये परिभाषा ही है, याद रखेंगे ना। हाँ अब जी कोई भी एंगल आपके पास है तो उसका लंबज्या आप पता कर सकते हैं। जी ठीक है, क्योंकि एक त्रिकोण में ये तो पता है 90 अंश, इसका एंगल पता है तो ये भी पता है। और ये विशेषकर ये रेक्टेंगल ट्रायंगल कहते हैं अंग्रेजी में, लंबकोण वाला जो त्रिकोण है ना, इसमें ये समकोण कहते क्यों? ठीक है, ये समकोण वाले त्रिकोण में इन दोनों का वर्गों का जो योग है, इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। जी ठीक है, ऐसे कुछ नियम है जिसके द्वारा
ये पता चल सकता है। ठीक है, जी तो और बाकी साइन टेबल्स है वो तो है, और आगे ज्योतिष शास्त्र में बताएंगे कैसे निकालना है। जी तो अब अक्षांश जो पृथ्वी का है ना, जी वो ये है एंगल, जी तो ये लंबज्या। जी ठीक है, जी इसमें एक दृष्टि है कि त्रिज्या एक मानकर देखने का। जी त्रिज्या एक है, तो स्थिति में ये ज्या है, लंबज्या है, और एक उत्क्रमज्या है। पर जी सूर्य सिद्धांतकार ने एक अलग व्यवस्था ली है। जी ये वृत्त में ये पूरा कितनी कलाएं होंगे? 21,000 कलाएं होंगी। जी 21,600 हाँ, 21,600 कलाएं होंगे। जी ठीक है, जी एक कला को एक यूनिट मान लिया, जी तो इसका ये जो है ना, इसकी लंबाई 21,600 यूनिट्स, वो जो भी कुछ बनेंगे जी जी उसी के अनुपात में त्रिज्या कितना बनेगा? 3,438। जी ठीक है, जी इसको 21,600 मानेंगे तो त्रिज्या 3,438 बनेंगे। उसी के हिसाब से ये दोनों माप लिए जाएंगे उसी अनुपात में। ठीक है, जी जी तो ये समझ में आया ना? हाँ जी अब इसके अनुसार श्लोक समझ में आएगा। जी ठीक है, तो और कुछ श्लोक में बताने की आवश्यकता नहीं ना? नहीं जी, करके देखेंगे, फिर नहीं आएगा तो कल पूछेंगे। ठीक है, तो संदीप जी आप थे ये सब में जो बता रहा था? जी जी हाँ, हाँ जी, सुन रहा था। ठीक है, यानी इसमें तीन चीज है, त्रिज्या, तीन नहीं चार चीजें, त्रिज्या, ज्या, लंबज्या और उत्क्रमज्या। ठीक है, जी इनका आगे प्रयोग होगा। तो अब अपनी जगह पर जावे, अपने अपने पाठ के। जी 8वां श्लोक। जी अभी तक जो बताया है, अभी पात का विषय चल रहा था जी कि पात जो है ग्रह से कितनी दूर होने पर कैसे वो उसका उत्तर दक्षिण जो चाल है ना वो बनेगा, ये बताया जा रहा था। उस विषय में बुध और शुक्र को लेकर कुछ विशेष बताया जा रहा है। जी बुध भार्गवयोः शीघ्रात् तद्वत् पाथो यदा स्थितः तच्छीघ्राकर्षणात् तौ तु विक्षिप्यते यथोक्तवत्। बुध भार्गवयोः, बुध और भार्गव, भार्गव शुक्र के लिए है। जी शीघ्रात् तद्वत् पातः यदा स्थितः, तद्वत् यानी पहले जैसे बताया था, ग्रह से पात कितनी दूर ये बताया था, पर इन दोनों के विषय में तो शीघ्र से पात कितने दूर ये देखना है। ग्रह की मध्यम स्थिति की आवश्यकता नहीं है, शीघ्रोच्च से पात कितने दूर ये देखना है। जी समझ में है ना? जी तच्छीघ्राकर्षण, शीघ्रोच्च के आकर्षण के कारण जैसे पहले उत्तर दक्षिण की तरफ विक्षिप्त किए जाते हैं, पहले जैसे बताया था वैसे होंगे। यानी केवल इतना अंतर है कि ग्रह की मध्यम स्थिति की अपेक्षा शीघ्रोच्च और पात इन दोनों की दूरी के अनुसार उनका उत्तर दक्षिण चाल होता है। जी समझ में आया ना? हाँ जी बस इतना अंतर है। तो अभी तक हमने मंदोच्च के अनुसार संस्कार और पात के अनुसार संस्कार,
इनके सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त की है, अभी गणित की बात नहीं आई। जी ठीक है, अभी सैद्धांतिक रूप से समझाया, जी अब इसकी गणित की बात आएगी। उससे पहले कुछ और सिद्धांत की बातें कह रहे हैं। महत्वान् मंडलस्यार्कः स्वल्पमेव अपकृष्यते, मंडल मंडलाल्पतया चंद्रस्ततो बहुअपकृष्यते। ये कह रहे सूर्य का जो है ना बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा गोला है, इसलिए वो थोड़ा सा ही अपकृष्ट होता है। जी चंद्र उससे छोटा है तो ज्यादा अपकृष्ट होता है। जी यानी चंद्र का जो चाल में गति में जो अंतर है, गति में सभी ग्रहों का अंतर है, थोड़ी सी मंद होते हैं फिर तेज होते हैं, कितना मंद कितना तेज इत्यादि जो है वो सूर्य का कम होगा, चंद्रमा का थोड़ा सा ज्यादा है। जी भौमादयोपमूर्तित्वात् शीघ्रमन्दोच्च संजकैः दैवतैरपकृष्यन्ते सुदूरमतिवेगिताः। ये भौम आदि यानी बुध आदि जितने और जो ग्रह हैं, जो 5 बचे हुए हैं, वो बहुत छोटे हैं, इस कारण से उनका चाल बहुत ज्यादा होगा। वो छोटे होने से अतिशीघ्र अल्पमूर्तित्व शीघ्र और मंद के उच्च, शीघ्रोच्च और मंदोच्च, इनकी संज्ञाओं के यानी इस नामक देवताओं के द्वारा सुदूरम अतिवेगिता अपकृष्यन्ते, बहुत ज्यादा इनकी गति में बढ़ाव घटाव जो है ना ज्यादा होता है, तो बहुत दूर अपकृष्ट होते हैं। मध्यम ग्रह की अपेक्षा स्पष्ट ग्रह की दूरी इनमें ज्यादा होता है, इनमें विचलन ज्यादा है। जी जी समझ में आया ना? हाँ जी ये भी एक सैद्धांतिक बात है। जी अतो धनार्णम सुमहत तेषाम गतिवशात भवेत्, इसलिए उनका जोड़ घटा जो है ना, सूर्य का तो बहुत थोड़ा सा जोड़ना घटाना पड़ता है, इन ग्रहों का बहुत ज्यादा होगा जोड़ घटा। जी आकृष्यमाणास्तैरेवं व्योम्नि यान्त्यनिदाहताः, इस प्रकार आकर्षण किए गए होते हुए आकाश में वायु के द्वारा आहत बहुत ज्यादा गति करते हैं, इनका धनार्ण बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जी अब ग्रहों के 8 प्रकार की गति बताई जा रही है। वक्रातिवक्रा कुटिला मंदा मंदतरा सम तथा शीघ्रतरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधा गति है। 8 प्रकार की गति है, इसका नाम वक्र, अतिवक्र, स्त्री गति स्त्रीलिंग है तो सब स्त्रीलिंग है, कुटिला मंदा मंदतरा समा शीघ्रतरा और शीघ्र, ये 8 प्रकार की गतियां हैं। ठीक है, जी नामों से ही काफी कुछ समझ सकते हैं। जी तत्राति शीघ्र शीघ्राख्या मंदा मंदतरा समा ऋज्वेति पंचधा ज्येया, इसमें 5 जो बताए ना, अति शीघ्र शीघ्र मंद मंदतर और सम, ये 5 जो है ये ऋजु गतियां हैं, सीधी दिशा में चलते हैं। जी या वक्रा साति वक्रगा, ये शॉर्टकट में बताया है। जी अब इसका कैसे शब्दार्थ करेंगे ऊपर वाला जाने, बाकी भावार्थ ये है कि बाकी बच्चे 3 जो है ना वे वक्र गतियां मानी जाएंगे, वक्र अतिवक्र और कुटिला जो है ना ये वक्र गतियां मानी जाएंगे। जी ये 15वां ही है, बीच पे छूट गया कुछ? नहीं, कुछ छूट गया, 14वां। 13वां पूरा हुआ था ना, अब ठीक है 14वां है। अब स्फुटीकरण करना है, सिद्धांतों की बात हो गई, मंदोच्च और पाठ के अनुसार जो
संस्कार के सिद्धांत की बातें हो गई। अब स्फुटीकरण करना है तो पहले ज्या को समझना पड़ेगा। ठीक है, हम जी। उस दिशा में कुछ कर रहे हैं। तत्तत् गतिवशा नित्यम यथा दृक्तुल्यतां ग्रहाः प्रयान्ति तत् प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणम् आदरात्। हम जो है ना, गति के कारण ग्रह जो है दृक के तुल्यता, यानी जैसे हम रात को देखते हैं ग्रहों को, जिस जगह पर देखते हैं उसके समान गणित भी हो जाए। जी। दृक तुल्य जब गणित की हो जाए, गणित का दृक तुल्यता हो जाए, उस प्रकार हाँ, यथा दृक तुल्यतां ग्रहाः प्रयान्ति। ठीक है, तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणम, उसको स्फुटीकरण कहते हैं, उसको मैं आदर के कारण बता दूंगा। ठीक है, जी। अब ज्याल पिंडों की कथन है। राशि युक्ताष्टमो भाग प्रथमम ज्यार्धम उच्यते। यहाँ इन श्लोकों में एक दो बार ज्यार्ध शब्द का प्रयोग है। ठीक है, जी। आगे शास्त्र में कहीं भी ज्यार्ध नहीं है, वो ज्या ही है। जी। वहां जो ज्या कहेंगे ज्यार्ध ही समझना चाहिए। जी। यहाँ क्योंकि परिभाषित कर रहे हैं, पहली बार इससे स्पष्टता के लिए ज्यार्ध क्या कहा जा रहा है। जी। यही नहीं, सूर्य सिद्धांत में ही नहीं और जितने भी ज्योतिष ग्रंथों में ज्या कहेंगे तो ज्यार्ध ही लिया जाएगा। जी। तो अब ये कह रहे राशि लिप्ताष्टमो भाग है। लिप्ता जो है ना कला है, जी। तो राशि में कितनी कलाएं हैं? राशि में 30 इसमें इतनी देर क्यों हो रहे? 30 गुना 60, कलाएं 60 होते हैं ना एक अंश में, जी। तो 30 गुना 60 1800। जी। इसमें कोई देर होने का थोड़ी है। तो राशि के लिप्तों का अष्टम भाग 1800 का 8वां हिस्सा कितना है? आधा आधा आधा, 3 बार आधा करो, 1800 का आधा 900, 450, 225। ठीक है, जी। तो राशि लिप्ताष्टम भाग कितना हो गया? 225। 225। तत्प्रथमम ज्यार्धम उच्यते। ठीक है, जी। तत्तद् विभक्त लब्धोनम विष्टितम तद्वितीयकम। प्रथमम ज्यार्धम कितना है? 225 है ना। जी। तत्तद् विभक्त लब्धो न मिश्रितम। हाँ, इसकी जो है ना परिभाषा, तत्तत् लब्ध न मिश्रितम। लब्ध पूरा शब्द क्यों है? हाँ, एक मिनट। विभक्ति यानी तत्तत् विभक्त। ये तत्तत् विभक्त लब्धो न मिश्रितम एक ही शब्द है। जी। कुल मिला के इसका अर्थ है कि उसके साथ उतना और जोड़े। ठीक है, जी। असल में इनको शायद मैंने देखने से रह गया है। एक मिनट।
विभक्त लब्धो न मिश्रितम। मिश्रितम, उससे पहले विभाग करो, ठीक है, जी फिर उसको घटा दो, उसमें से 225 को 225 में विभाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसमें से 225 घटा दो, जी तो 1 में से 225 घटाया, 200। हाँ, प्रथम जार्द को प्रथम जार्द से ही भाग देकर लब्धि को प्रथम जार्द में घटाकर, अच्छा 1 को प्रथम जार्द में घटाना है तो 224 हो गए, जी शेष को प्रथम जार्द में जोड़ने से यानी 225 दिमाग 224, ये जी द्वितीय जार्द हो जाएगा। जी नहीं, 224 और 25 49 दोनों मिलके तो 449 होगा। ठीक है, जी ये श्लोक थोड़ा सा मेरे पहले देखना रह गया हूँ। आद्येनैवं क्रमात् पिण्डान् भक्त्वा लब्धो न संयुताः खण्डकाश्चतुर्विंशत्यार्धपिण्डाः क्रमादमि। इस प्रकार जो है ना, क्रम से इन पिंडों को पहले भाग करो, घटा दो और फिर जोड़ो। जी इस प्रकार करने से ऐसा 24 पिंडों को करना है, ठीक है। जी पहला तो वही है, तो यानी ये राशि युक्ताष्टम भाग है, दूसरा जो है उसमें भाग करो तो 1 है और 225 में से घटा के फिर जोड़ो, ये हो गया। फिर बाद में 449 में से 225 को भाग करो, 2 हो गया लगभग, तो 225 में से वो लगभग 2 को घटा दो, फिर जोड़ो, ठीक है। जी ये करते जाना है, ऐसे 24 करना है। जी तो क्रम से वो एक एक करके ज्यापिंड आएगा। इसमें पूरा होमवर्क इन्होंने करके दिखाया हुआ है, जी पर अब आचार्य चाहते हैं कि आपको इतना कष्ट ना हो, ठीक है, इसे स्वयं बता रहे हैं। तत्त्वाश्विनोऽब्धकृता रूपभूमिधरर्थवः काङ्काष्टौ पञ्चशून्येष बाणरूपगुणेन्दवः शून्यलोचनपञ्चैकाश्छिद्ररूपमुनीन्दवः वियच्चन्द्रातिधृतयो गुणरन्ध्राम्बराश्विनः मुनिषड्यमनेत्राणि चन्द्राग्निकृतदस्रकाः पञ्चाष्टविषयाक्षीणि कुञ्जराश्विनगाश्विनः रन्ध्रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्र्यङ्कयमास्तथा कृताष्टशून्यज्वलना नागाद्रिशिशिवह्नयः षट्पञ्चलोचनगुणाश्चन्द्रनेत्राग्निवह्नयः यमाद्रिवह्निज्वलना रन्ध्रशून्यार्णवाग्नयः रूपाग्निसागरगुण वस्वग्निकृतवह्नयः। सारे नंबर से कुल 24 नंबर से 4-4 अंक वाले हैं। जी उनमें से कुछ 3 अंक है शुरू की, बाकी सब 4-4 अंक के हैं, ठीक है। अब इनको तो कर सकते ना, वैसे भाष्य में भी होगा, अब इनको क्या मैं व्याख्या करूं? जी तो नीचे वो दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्रम से ज्यापिंड है। जी अब इसको हम अपनी दृष्टि से समझना है, ये तो अपने एक अलग दृष्टि से बताया है, इसको समझना है ना। जी ये जैसे वो एंगल मैंने बताया था, जी दोबारा मैं शेयर करूं,
क्यों नहीं शेयर हो रहा? वो क्या रहा? पूरा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना, ये एंगल, ये 225 है, तो ज्या भी 225, ये पहला ज्या है। जी जब ये एंगल होगा 450, जी तो दूसरा ज्या है। ऐसे हर 225 बढ़ाते जाएंगे, तो अगला अगला अगला। जी जब ये पूरा 90 अंश हो जाएंगे, जी 90 अंश का मतलब कितना हो गया? 90 गुना 60 यानी 5400 युक्ताएं जब होंगे, जी जी तो ये त्रिज्या के बराबर होगा। 3 4 3 8, जी यही है ना अंतिम जो ज्या है, 3 4 3 8 है कि नहीं? जी वही है। तो ये यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। जी तो यानी ये एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, 225 225 बढ़ाते गए। जी इसके पीछे सिद्धांत क्या है? जब ये एंगल छोटा होगा, जी ये जब छोटा होगा, जी ये जो है ना, ये एक सरल रेखा बन जाएगा, जी ठीक है। हाँ और जी यहाँ से आप नीचे रेखा खींचेंगे, ये और ये चाप दोनों लगभग एक ही होंगे, जी इसलिए पहले ज्या और चाप दोनों एक मान लिया। जी समझ में आया? हाँ जी आगे जैसे चाप बढ़ेगा, तो चाप और ज्या में अंतर होने लगेगा। जी पर चाप बहुत छोटा है, तो चाप और ज्या एक ही मान लिया। इस प्रकार की मान्यता के अनुसार ये किया है। मोटे मोटे जो गणित है ना, उसके लिए ये पर्याप्त है। बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो अंतर तो होगा, पर उस अंतर से हमारी गणित पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जी ठीक है। जी ठीक है। तो ये जो ज्या पिंडक जो है ना, अंतिम वाला 3 4 3 8 के त्रिज्या है, ठीक है। तो एक एक एंगल का, यानी ये 225 का 225 है, 450 का 449 है, आगे और 225 जोड़ो तो ये है। इस प्रकार करके ये ज्या पिंड है, ठीक है। जी अब उत्क्रम ज्या के, और ये इसमें एक सामान्य नियम है, इससे बता नहीं रहे हैं। इसको उल्टा करेंगे तो लंबत ज्या होगा। जी यानी इस पे 24, यानी उल्टा करने का मतलब है कि ये सबसे 24 है ना, जी इसको शून्य मानेंगे। जी इसमें असल में क्या है, ये एक जो है ना 225 से शुरू, वास्तव में शुरू होना था शून्य से। जी शून्य का ज्या शून्य है, जी उसको भी जोड़ेंगे और उल्टा करेंगे। जी जो लंबत ज्या है, शून्य का जो लंबत ज्या है 3438, जी उसके बाद जो पहला ज्या है 225 का, वो है 23वां, ठीक है।
दूसरा है 22वां इसी क्रम से जाके जाके जब पूरा 5400 युक्ताओं का जो लंबज्जा है ना वो हो जाएगा शून्य। जी समझ में आया? जी ये सामान्य बात है, शायद इस कारण से आचार्य ने अभी बताया नहीं है। अब जी आगे है उत्क्रमज्या जो शर है। जी प्रोज्योत्क्रमेण व्यासार्धात् उत्क्रमज्यार्धपिण्डकाः। अभी जो हमने क्रम बताया है उसके उत्क्रम उल्टा क्रम से व्यासार्ध से कम करने पर उत्क्रमज्या पिंडक आएगा। ठीक है, नीचे से चलना है। जी शून्य अंश जब होंगे सबसे पहले जी तो उल्टा चलना है तो 24वां आ जाएगा। जी त्रिज्या में से उसको घटाना है, व्यासार्ध का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या में से उसको घटाएंगे तो जब शून्य अंश हो तो शर शून्य होगा। जी जब 225 होगा तो उसका रूपाग्नि सागर गुणा, ये है ना 3431। जी त्रिज्या में से उसको घटा दो तो आएगा 7। जी इस प्रकार करते जाएंगे तो उत्क्रमज्या पिंड आएंगे। जी हम उसको भी यहाँ आगे श्लोक में स्वयं बता रहे हैं। जी मुनयो रंध्र यमला रसषट्का मुनीश्वराः। मुनयः 7 है ना, ऋषि है, सबसे पहला 7 हो गया था ना, जी शून्य को लिया नहीं है। ठीक है, जी पर हमें वो क्रम पूरा करने के लिए लेना पड़ेगा। जी ज्येष्ठैका रूपषट्दस्र सागरार्थ हुताशनाः खर्तुवेदा नवाद्र्यर्थ दिङ्नागास्त्र्यर्थ कुञ्जराः नागाम्बर वियच्चन्द्र रूपभूधर शङ्कराः शरार्णव हुताशैका भुजंगाक्षि शरेन्दवः नवरूपमहीध्रैका गजैकांक निशाकराः गुणाश्विरूपनेत्राणि पावकाग्निगुणाश्विनः वस्वर्णवार्थ यमजास्तुरंगर्तु नगाश्विनः नवाष्टनवनेत्राणि पावकैकयमाग्नयः गजाग्निसागर गुण उत्क्रमज्यार्ध पिंडकाः। तो ज्योतिष में पक्का ज्योतिषी बनना हो ना, सिद्धांत ज्योतिषी है, सिद्धांती बनना हो तो ये तो छोड़ दो, इनको तो हम गणित से निकाल भी देंगे, वो तो रटना पड़ेगा। ज्या पिंड जो है ना 24, जी उसके बिना कोई तरीका नहीं है। आजकल क्या है, हम लॉग टेबल्स, ये लॉग टेबल्स सुना कभी? हाँ जी तो लॉग टेबल्स से निकाल देते हैं और अब तो बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें डाल दिया तो साइन बता देगा तुरंत। जी जब ये सब नहीं थे तो यही लॉग टेबल है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी अब ये तो है 225 का हिसाब करके 24 खंड तो बताया। यदि जी। बीच में आ गया तो क्या करना है? परमापक्रमज्जातु सप्तरंध्र गुणेन्दवः तद्गुणाज्या त्रिजीवाप्त तच्छापम क्रांतिरुच्यते। ऐसा है, यहाँ से तो कल करेंगे। ठीक है, हाँ जी इसमें ये शायद आगे बताया नहीं है, बीच में आए तो अनुपात करना है। जैसे 225 पता है, 450 पता है, अब 350 का पता नहीं ना। जी 225 और 450 के बीच में 225 है ना, हाँ
हाँ जी 350 में से 225 घटा दो तो कितना होगा? 125। जी अब 225 का ये अंतर है तो 125 का क्या अंतर होगा, ये अनुपात निकालना है। जी समझ में आया ना? दो ज्यापिंडों का जो अंतर है उस अंतर को 225 से भाग दो और फिर जो अपने इष्ट जो अंतर है ना उससे गुणा करो और उसको जी वापस छोटे मार्जिन में जोड़ दो। जी समझ में आया? हाँ ये जी अनुपात से बीच वाला हम साइड टेबल में भी यही करते हैं। जितना जी टेबल्स पे दिया है उसके बीच में से निकालना है तो यही हम अनुपात से करते हैं। जी तो इस प्रकार किसी भी अंश के कितने भी रिक्ताओं का हम ज्यापिंड निकाल सकते हैं। ठीक है? जी ठीक है, बाकी कल करेंगे। जी होकर का चल करें या कुछ पूछना है? इसमें तो शायद कुछ पूछने का तो रहेगा नहीं। नहीं ठीक है, ओंकार का उच्चारण कर ले। हो सादरं प्रणामः भूतगृहीताः स्मः। नमस्ते।